हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि आज का हमारा क्वेश्चन है, समतल दर्पण के सामने रखी किसी विस्तृत वस्तु के लिए दिखाई कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। जैसा कि हम समतल दर्पण के गुण में जानते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होती है। तो आज क्या करेंगे, आज हम इसे प्रूव करके दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अगर हमने पहले क्लास में क्या किया, हमने पहले क्लास में समतल दर्पण में प्रूफ कराया कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। जो कि हमने कि समतल दर्पण की ये भी विशेषता होती है, इसे भी हमने पढ़ा था। तो हमने पिछले क्लास में इसे प्रूफ किया है। और अन्य प्रकार के सूत्रों जैसे दर्पण सूत्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंध, इन सभी सूत्रों को भी सिद्ध किया है। अगर आपने उन सभी सूत्रों को सिद्ध करना नहीं देखा है तो आप जाके पहले क्लास के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सिद्ध करेंगे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई एक दूसरे के किस प्रकार बराबर होती है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अगर आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आए तथा समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को सिद्ध करना अच्छे से समझ में आ जाए तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। जैसा कि बात कर रहे हैं समतल दर्पण का, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले समतल दर्पण का हम क्या करेंगे, फिगर बना लेंगे। तो चलिए समतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक समतल दर्पण बनाएंगे। तो ये हमारा क्या गया, समतल दर्पण हो गया। इस साइड को क्या करेंगे, हम इस साइड को हम कलई कर देंगे ताकि प्रकाश की किरण का परिवर्तन हो सके। अगर यह भाग कलई नहीं किया रहता हमारा तो क्या होता, प्रकाश की किरण परिवर्तित ना होती बल्कि इसमें से पार कर जाती। तो इस भाग को हम क्या कर देंगे, कलई कर देंगे। तो इसका नाम रख देंगे, इसका नाम रख क्या रख देंगे, एम और एन। मान जाए कि एम एन क्या हो गया हमारा, एम एन हमारा हो गया एक समतल दर्पण। तो इससे समतल दर्पण से ए दूरी पर क्या है हमारा, कोई वस्तु है जो कि दर्पण दर्पण से कितनी दूरी पर है, ए दूरी पर हमारा एक वस्तु है। यहाँ पर मान लीजिए कि सी है हमारा। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी। यह हमने पहले क्लास में सिद्ध कर लिया है। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब हमारा। तो वस्तु से हमारा क्या होता है, प्रकाश की किरणें टकराती है। वस्तु से होकर हम जब हमारे प्रकाश की किरणें गुजरती है तो वो क्या होती है, दर्पण पर, ये हमारी प्रकाश की किरणें हो रही है, गुजर रही है और दर्पण पर टकरा गई। टकरा कर परिवर्तन के नियम का पालन करते हुए ये इस दिशा में चली गई। मान जाइए कि ये पॉइंट हमारा हो गया आर, ये हो गया हमारा डी, ये क्या हो गया हमारा, ये चूँकि हम जानते हैं कि ये होता है हमारा अभिलंब, तो ये हो गया हमारा अभिलंब, इसका नाम देते हैं बी। तो इतना तक तो आपने कर लिया होगा। ये हमारी आपतित किरण हो गई, ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। तो आई होप आपको इतना करने में कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। ये क्या हो गया हमारा आपतन कोण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। ये और ये जब हम इसे मिलाते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये हमारा क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई। ये हमारा क्या हो गया, वस्तु की ऊंचाई हो गया। क्योंकि अगर ये मान लीजिए एक दर्पण है तो ये इसका क्या हो गया, मुख अक्ष हो गया। ये यहाँ पर वस्तु है तो ये इसका हाइट ही हो गया ना। मुख्य अक्ष से वस्तु यहाँ यहाँ पर है, यहाँ रखा है, तो ये क्या हो गया, वस्तु का हाइट हो गया। यही काम इधर भी करेंगे हम, इसे भी डॉट लाइन से आगे बढ़ाएंगे। प्रतिबिंब का हाइट भी तो हमें शो करना है ना। तो प्रतिबिंब का हाइट क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा प्रतिबिंब का हाइट। ये जो हो गया वो हो गया हमारा प्रतिबिंब का हाइट। ये क्या हो गया, इससे क्योंकि यहाँ से भी वस्तु परिवर्तन होगा। अगर ये हमारा आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से हम जानते हैं ये आर नहीं है, ये तो हमारा वो है, ये हमारा आर हो जाएगा। यहाँ आर नहीं होगा, यहाँ हमारा आर होगा। क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण से हम जानते हैं कि जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके सामने के कोण क्या होता है, इक्वल होते हैं। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट दे तो यहाँ का जो कोण होगा ये भी यहाँ होगा। यानी यहाँ एक्स है तो यहाँ भी क्या हो गया, एक्स हो गया। अगर यहाँ हमारा वाई होगा तो ये भी क्या होगा, हमारा वाई होगा। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण से। यह आपने मैथ के क्लास में पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी दिया है मैथ में कि शीर्षाभिमुख, एकांतर, सम्मुख, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है कि जितना कोण ये होगा उतना ही कोण हमारा ये होगा और जितना ये होगा उतना ही हमारा ये होगा। किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो यही काम हमने किए। आप इसे आगे बढ़ा कर देखिए, ये क्या हो गया, और इसे इसे पीछे ले जाइए
तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट दे रहे हैं। तो जितना कोण हमारा ये हो गया उतना ही कोण हमारा ये हो गया। तो हमने क्या किया, माना हमारा समतल दर्पण एम एन है। ए हमारा कोई वस्तु है जिसका प्रतिबिंब के पीछे ए डैश हमारा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। बी ए क्या हो गया हमारा वस्तु की हाइट, और ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की हाइट। इसे मान लीजिए आप H2, ये हो गया हमारा प्रतिबिंब की हाइट। ये हमारे क्या प्रतिबिंब की हाइट है, यहाँ पर भी नाम दे दीजिए, ये हो जाएगा हमारा बी डैश, क्योंकि ये भी सामने है, ये भी बी हमारा सामने है। किसके सामने हो गया, समतल दर्पण के सामने। अगर समतल दर्पण के सामने तो इसका भी प्रतिबिंब बनेगा, तो हमने इसका भी प्रतिबिंब बना दिया। ये हो गया हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब कुछ है। ये हो गया आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण, ये आपतन कोण और ये परिवर्तन कोण। ये सभी चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमने लिख लिया, माना कि समतल दर्पण एम एन के सामने, जैसा कि हमारे समतल दर्पण का नाम क्या था, एम एन, तो हो गया एम एन के सामने H1 ऊंचाई पर, ऊंचाई हमने क्या माना, H1 ऊंचाई पर एक विस्तृत वस्तु ए बी है। वस्तु का नाम क्या रखा हमने, ए बी है। दर्पण द्वारा ए बी का आभासी और सीधा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। चूँकि यह क्या है हमारा, यह एक हमारा समतल दर्पण है। और समतल दर्पण के गुण में हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा कोई प्रतिबिंब बनता है तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सीधा होता है और आभासी होता है। तो इस प्रकार हमारे वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। उसकी उसकी प्रकृति क्या होती है, वो सीधा होता है और आभासी होता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में, इसलिए उसका प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। इतना तो हमने लिख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं, चूंकि हम जानते हैं कि आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आई क्या हो जाएगा हमारा, आर के बराबर हो जाएगा। आई का मान क्या दिया, ए ओ बी। आई की जगह हम ए ओ बी भी रख सकते हैं, और आर की जगह क्या रख सकते हैं, बी ओ डी रख सकते हैं। ये हमारे किससे बराबर हो गया, ये हमारे परिवर्तन नियम से बराबर हो गया। मैंने आपको फिगर में एक और चीज़ बताया था कि ये कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। यानी कि बी ओ डी बराबर हो जाएगा ए डैश ओ बी डैश के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो चलिए इन सभी बातों को भी हम लिख लेते हैं। जैसा कि हमें फिगर से ही साफ साफ दिख रहा है, हमें दो प्रकार के कोण मिल रहे हैं, एक परिवर्तन के नियम से और एक शीर्षाभिमुख कोण से। तो इन सभी चीज़ों को क्या करना है, बस हमें इन सभी चीज़ों को लिख लेना है। एक आवश्यक के बाद, अगर आपको एग्जाम में फिगर बनाना होगा तो आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, आप पेंसिल से ही फिगर बनाएंगे। तो क्या लिख लेंगे हम, कोण आई बराबर में कोण आर। कैसे, परावर्तन नियम से, क्योंकि परिवर्तन के नियम से पढ़े थे हमने कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है। आई का मान क्या दिया है, कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण बी ओ डी के। और हमें क्या मिला, कोण बी ओ डी बराबर है कोण ए डैश ओ बी डैश के। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, अब आप देख सकते हैं कि ए ओ बी बराबर है बी ओ डी के, परंतु बी ओ डी बराबर है ए डैश ओ बी डैश के। यानी कि हम बी ओ डी की जगह ए डैश ओ बी डैश भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बी ओ डी की जगह ए डैश ओ बी डैश लिख देते हैं, क्योंकि हमने इसके बराबर इसी ला दिया है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ओ बी बराबर में कोण ए डैश ओ बी डैश। इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हमें दो एंगल मिल गए। अब हम देखते हैं ये दो एंगल किस में है, ए ओ बी ए डैश ओ बी। तो हम देख पा रहे हैं कि ये एंगल हमारे इसमें ए ओ बी ए डैश ओ बी। तो हम क्या चलेंगे, हम इन्हीं दो त्रिभुज में चलेंगे। तो दो त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए हमें या तो दो एंगल चाहिए, एक भुजा चाहिए, या तो दो भुजा एक एंगल चाहिए। एक एंगल तो मिल गया हमें। और आप देख सकते हैं एक एंगल हमारे यहाँ पर मिल रहा है। कैसे, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ। कैसे, 90 डिग्री से। ये तो हमने प्रूव करके समीकरण 1 से ला दिया, परंतु ये क्या हो रहा है, हमें 90 डिग्री से ये भी मिल जा रहा है। और जैसा कि हमने पहले के क्लास में सिद्ध किया था, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। तो ये क्या है, हमारा वस्तु दूरी है, ये भी वस्तु है, ये भी हमारा क्या है, वस्तु ही है। हमने पहले वस्तु को क्या रखा, ए रखा, परंतु ये भी हमारा प्रतिबिंब के सामने है, तो ये भी तो कोई हमारा वस्तु ही हुआ ना, ये भी वस्तु है। हमने यहाँ पर ये वस्तु का हमने यहाँ पे हाइट लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, ये वस्तु का हमने यहाँ पर हाइट लिया है। तो वस्तु का हाइट है यहाँ, तो यहाँ यहाँ मतलब कि ये हमारा वस्तु का निचला बिंदु है, ये हमारा वस्तु का ऊपर का भाग है। और पूरा हाइट कितना है, इतना है। अगर मान लीजिए कोई आपके पास लकड़ी रखा रहेगा, अगर मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई लकड़ी है, ठीक,
ये लकड़ी है, ये हमारा है समतल दर्पण। यहाँ पर क्या बन रहा है हमारा, इसका प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो लकड़ी का हमने निचला बिंदु बी माना, नीचे का बिंदु हमने बी माना, ऊपर का बिंदु हमने ए माना। तो अगर हम इसमें प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये नीचे का भाग रहेगा, यानी कि वस्तु यहाँ पे हो रहा है, वस्तु यहाँ भी हो रहा है, क्योंकि ये तो पूर्ण वस्तु है हमारा, परंतु ये इसके नीचे का भाग है, ये हम इसके ऊपर का भाग है। पूरी ऊंचाई पूछेगा तो पूरा ऊंचाई हमारा ये हो जाएगा। यही काम तो हमने यहाँ पर भी किया है। वस्तु का ये तो दोनों भाग है और इसका ये हाइट है। तो वस्तु दूरी ये हो गया और प्रतिबिंब दूरी क्या हो गया हमारा, ये हो गया। ये प्रतिबिंब है। अगर हमारा ये प्रतिबिंब है बी डैश और ए डैश, तो ये भी हमारा वस्तु का ही तो भाग है ना। वस्तु ही तो प्रतिबिंब में, ये वस्तु ही तो यहाँ पर प्रतिबिंब में आया है। तो प्रतिबिंब का ये निचला भाग है, ये हमारा ऊपर का भाग है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा वस्तु दूरी हो गया, ये हमारा प्रतिबिंब दूरी हो गया। हमें क्या मिल गया, हमें एक एंगल यहाँ मिला, एक एंगल यहाँ मिला, और ये भुजाएं क्या मिल गई, उभयनिष्ठ मिल गई। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल, साइड सॉरी एंगल एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। समरूप नहीं, सर्वांगसम होगा, क्योंकि समरूपता का नियम में तो दो ही को बराबर करना था, परंतु सर्वांगसमता में हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसमें हम चलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में। तो क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। कहाँ से हमने लाया इसे, समीकरण नंबर 1 से। ओ बी बराबर हो जाएगा ओ बी डैश, कैसे, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि वस्तु दूरी हमारा ओ बी है, प्रतिबिंब दूरी हमारा ओ बी डैश है, प्रतिबिंब दूरी। और हमें क्या मिला था, और हमें मिला था ए बी ओ इक्वल टू ई डैश बी डैश ओ, कैसे, 90 डिग्री से। कैसे मिला था हमें, 90 डिग्री से मिल गया। तो अब क्या लिख देंगे हम, अब हम लिख देंगे इसलिए ए ए एस यानी एंगल एंगल सर्वांग समता से, समता से यह क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश। तो सर्वांगसमता का नियम क्या कहता है, सर्वांगसमता का नियम हमारा कहता है कि जब भी कोई त्रिभुज की दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती है, उनकी भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या इसे बराबर कर सकते हैं, जी कर सकते हैं, क्योंकि ये त्रिभुज हमारा सर्वांगसम हो गया। यानी कि इसकी भुजा की लंबाई जितनी है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी, जितनी ये है उतनी ये होगी। यानी कि भुजाओं की लंबाई क्या होगी, बराबर हो जाती है। परंतु हमें तो क्या सिद्ध करना था, हमें तो प्रतिबिंब की हाइट सिद्ध करना था, न कि हमें ये सब सिद्ध करना था। अगर हमें ये सब सिद्ध करना रहता था हम इनको ही लेते। ऐसे तो सब बराबर होते हैं। आप 9th क्लास में सर्वांगसमता के नियम में पढ़े होंगे, तो आप मैथ में, तो वहाँ पर आपने अच्छे से पढ़े होंगे, तो आपको याद होगा कि इनकी भुजाएं क्या हो जाती है, एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो हमें तो बराबर करना था वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट। तो सर्वांगसम हमने त्रिभुज को कर दिया, तो इन भुजाओं की लंबाई भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर में ए डैश बी। तो ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है वस्तु की ऊंचाई, अर्थात वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई के। हमने वस्तु की ऊंचाई को क्या माना था, हमने वस्तु की ऊंचाई को माना था वो h1, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या माना था, प्रतिबिंब की ऊंचाई को माना था h2। तो हमें तो क्या प्रूफ करना था, हमें तो यही प्रूफ करना था कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होनी चाहिए, हमारी बराबर होनी चाहिए समतल दर्पण में। तो आज हमने इसे समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को भी बराबर करना सीख लिया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आपको हमारा ये क्लास, आई होप आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई को बराबर करना आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, पहले तो हमने फिगर बना लिया, फिगर में हमने जो जो कार्य किए उसे हमने लिख लिया। फिर हमने देखा कि आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, तो हमने बराबर कर लिया। परंतु हम देख रहे हैं कि अगर हम इसे पीछे की ओर बढ़ा रहे हैं तो हमें एक और कोण बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमने क्या कर दिया, उसे भी बराबर कर दिया। अब किस में गए, हम दो त्रिभुज में गए। त्रिभुजों का हमें क्या करना है, सर्वांगसम करना है, क्योंकि सर्वांगसम के अनुसार ही तो हम बराबर कर पाएंगे। समरूप करेंगे तो क्या करेंगे, समरूप में क्या होता है,
आप सोच रहे होंगे हमने सर्वांग में क्यों किया? तो सर्वांग में होता है भुजाएँ बराबर होती है, परंतु समरूप में क्या होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं, तो हमें तो अनुपात की आवश्यकता नहीं थी, हमें तो भुजाओं को बराबर करना था, इसलिए हमने त्रिभुजों को सर्वांग किया। अगर अनुपात बराबर करना होता तो हम उसे समरूप ही करते हैं। तो हमने उसे सर्वांग किया, सर्वांग करने के लिए हमें 2 एंगल मिल गए, यहाँ के एंगल समीकरण 1 से और ये 90 डिग्री से, और एक भुजा हमारी, जैसा कि हम जानते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी बराबर होती है, हमने ये पहले से सिद्ध भी कर रखा है, तो हमने उसे बराबर कर दिया। तो क्या हो गया? ए ए एस यानी एंगल एंगल भुजा समरूपता से हमारे सर्वांग समता से हमारे त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांग हो गया। तो सर्वांग के नियम के अनुसार भुजाएं क्या होती है? भुजाओं की लंबाई एक दूसरे के बराबर होती है, तो हमने दोनों भुजाओं की लंबाइयों के एक दूसरे के बराबर कर लिया। तो हमें भुजा की जरूरत थी ए बी और ए डैश बी डैश की, तो हमने इन दोनों भुजाओं को क्या कर दिया? बराबर कर दिया, और बराबर कर हमने वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को एक दूसरे से बराबर कर प्रूफ कर दिया। आई होप स्टूडेंट आपको यह क्लास अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमारा खत्म होता है फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा रखे। आगे क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर भी लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाएंगे, एनसीईआरटी से रिलेटिव लेकर आएंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे और भी ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर या आगे का चैप्टर भी लेकर आ जाएगा, एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा, सभी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव सब आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही।